आदाब। आप हल्ला बोल का फेसबुक लाइव देख रहे हैं और इस फेसबुक लाइव में इस वक्त हमारे मेहमान हैं मोहम्मद यूसुफ तारेगामी। तारेगामी साहब जम्मू और कश्मीर की सियासत का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, मुस्तकिल असम्बली में रहे, मुस्तकिल आवाज़ उठाते रहे और अपनी जो इनकी अपनी जमात है उसके वाहिद एमएलए जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं। जम्मू और कश्मीर की सियासत, जैसे मैं बारहा कह चुका हूं कि जम्मू और कश्मीर की सियासत के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं। उन पन्नों को कौन तहरीर कर रहा है, किस तरह तहरीर कर रहा है, आने वाले वक्त में वो पन्ने जब किताब की शक्ल लेंगे तो वो किताब किस सूरत की होगी, वो कश्मीर किस सूरत का होगा, क्या पहले से मुख्तलिफ होगा, पहले से बेहतर होगा या कुछ और नताइज होने वाले हैं, इस पर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोग जानते हैं तारेगामी साहब सिर्फ सियासतदान नहीं हैं बल्कि वो हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स जो तबका है उनमें उनका शुमार होता है। जम्मू कश्मीर की सूरत कितनी बदल रही है, आगे इसके नकूश किस तरह तय होंगे, रास्ता क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, इस पर तारेगामी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें सर, तो कमीशन ने बहुत सारी असम्बलीज़ नहीं बनाई हैं। पहले तो सर यह बताइएगा कि 7 सीटें बढ़ी हैं, 6 जम्मू के हिस्से में आई हैं, 1 कश्मीर के हिस्से में गई है। जम्मू का नैरेटिव ये है कि कश्मीर के पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, अभी भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। आप इसको किस तरह देखते हैं सर? इससे पहले कि यहाँ जम्मू से ज़्यादा सीटें हैं या कमीशन ने सिफारिश की है, इससे पहले ये सवाल समझना होगा कि डीलिमिटेशन कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक, तो उस वक्त भी हमने ये सवाल उठाया कि आसाम में भी डीलिमिटेशन कमीशन और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू की गई थी, रोका गया और इलेक्शंस का ऐलान हुआ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है जम्मू कश्मीर में? होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, वहाँ सीटें बढ़ाने का सवाल नहीं था, यहाँ सीटें बढ़ाने का सवाल है। देखिए, एक शहरी होने के नाते मैं अवाम के सामने ये बात रखना चाहूँगा। मैंने ये भी कुछ दिन पहले जब हमने वाइट पेपर को अवाम के सामने रखा तो उसमें भी वजाहतन कहा कि अगर डीलिमिटेशन कमीशन 7 सीटें बढ़ाने के बारे में उनको ये हक दिया गया, एम्पावर किया गया, तो ये हमें बताना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है, क्यों 7 सीटें बढ़ानी है। ठीक सर। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई जवाब होना चाहिए। 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? आप मालूम कर लीजिए, कहीं वजाहत नहीं है। मैं आज भी इस बात का कायल हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो जाए, रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज़ किया जाए, मुल्क की वहदत को नुकसान होने का, आँच आने का अंदेशा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमें ये बताइए कि भाई डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में जवाब क्या है? आज तक सिर्फ यही कहा गया कि 7 सीटें बढ़ानी है। वो 7 सीटें बढ़ाने के लिए क्राइटेरिया क्या मुकर्रर किया गया? क्यों 7 सीटें बढ़ाने की मजबूरी बन गई? इसकी वजाहत होनी चाहिए मुल्क के सामने, जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने, जो आज तक हुआ नहीं, किया नहीं गया। दूसरा, ये आपको मालूम होगा, हमारे
जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि जो एक आईनी पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त तक 370 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ऑटोनॉमी के राइट्स, और फिर एक रियासत थी, हिस्टोरिक स्टेट, जिसमें लद्दाख एक हिस्सा था। तो उसके बाद ये बदलाव आया। 370 का खात्मा तो हुआ, लेकिन इसके अलावा रियासत को तकसीम भी किया गया। आज वो एक रियासत नहीं जो पहले थी, उसे 2 रियासतों में तकसीम किया गया, बल्कि 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। जवाब क्या है? सर, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि जवाब तो उन्हीं से पूछना चाहिए जिन लोगों ने ये किया, लेकिन अगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं सर कि आप बताइएगा कि जवाब क्या है, आपको क्या लगता है इसमें सर? नहीं, जवाब यही है ना कि ये ताना बाना हमारा जो बना है हिस्टोरिकली। मैं साहब आपको ये बताऊंगा कि अगर हम लंबी कहानी नहीं हिस्ट्री की दोहराएंगे, रीसेंट पास्ट की हिस्ट्री को ही आप दोहराइए। ये हिस्टोरिक स्टेट जम्मू कश्मीर लद्दाख एक इकाई बन गए। ये कब बना? ये मुगल दौर में नहीं बना, पठान दौर में नहीं बना, शेख साहब के दौर में नहीं बना, ये तो डोगरा रूल में बना एक इकाई। आज भी हमारी यूनिवर्सिटी में, जम्मू की यूनिवर्सिटी में जोरावर सिंह साहब का स्टैचू है। कौन है जोरावर सिंह साहब? ये वही सोल्जर हैं जो शहीद हुए हैं लेह में लड़ते लड़ते, और लड़ाई के सवाल को लेकर कि लेह भी लद्दाख भी हिस्सा बने जम्मू का कश्मीर का। क्या ये नहीं समझते ये तौहीन है? एक तरफ तो आपने स्टैचू बना के रखा है, उसकी ताज़ीम करते हैं आप, और दूसरी तरफ जो उन्होंने खाका खींचा है उसको ही तार तार करते हैं। किन से मैं पूछूं? ये सवाल मुझे नहीं पूछना है, उनसे पूछना है जिन्होंने किया। और इसीलिए मैं कहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अब भी मुल्क में ऑपरेटिव है, उसमें यह लिखा है कि अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेट को तकसीम किया जाए, यूपी में ऐसा हुआ, ये आंध्रा में हुआ, बिहार में हुआ, पूछ लीजिए कितने देर तक बहस होती रही असेंबलियों में, सिविल सोसाइटी के सफ़ों में, कई उर्सा लगा, आरा हुई, बहस हुई, तनकीद हुई, मुखालिफत हुई, तब जाकर नई रियासतें वजूद में आई। यहाँ बादशाह ने फैसला दिया दिल्ली में, और यहाँ टेलीफोन लाइन्स भी बंद, बीमार का कोई ताल्लुक डॉक्टर के साथ वो भी नहीं रहा, जर्नलिज्म का सवाल ही नहीं, सब कुछ मुतासिर कर दिया। इंटरनेट बंद, अनप्रेसिडेंटेड पीरियड के लिए, जिसकी मिसाल नहीं है आज तक पूरे मुल्क में। और ये इन हालात में सरकार फैसला लेती है पार्लियामेंट में, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कुछ आप बड़े फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनको लॉकडाउन में रखकर, क्रैकडाउन में रखकर, बंदिशों में रखकर, क्या कभी आपने सोचा भी है? क्या कभी आपने ऐसे पन्ने देखे हैं तारीख में? हद दर्जा अफसोसनाक ही नहीं, हद दर्जा शर्मनाक भी है। इट इज शेमफुल। और फिर ये कहे कि हम जमहूरी हैं, हमारा ढंग जमहूरी है। इसी वजह से मेरे भाई, जब तकसीम किया सरकार ने जम्मू कश्मीर को, और पहली बार ऐसा हुआ, पहले तो ये था कि जो यूनियन टेरिटरीज है वो मुतालबा करती है कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए, लेकिन यहाँ उल्टा है। जो हिस्टोरिक स्टेट्स, हिस्टोरिक का दर्जा रखने वाली स्टेट है,
उसको आपने बदल दिया बैक जंबिश कलम यूनियन टेरिटरी में। आज आप देख लीजिए, लेह वाले जो कभी कह रहे थे गुस्से में रह कर कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलना चाहिए, आज उन्होंने अभी हड़ताल की है। अभी जम्मू ने हड़ताल नहीं की, कश्मीर ने हड़ताल नहीं की, लेह वालों ने, करगिल वालों ने हड़ताल की। क्या हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें 6 शेड्यूल चाहिए, जिसको लेकर आपने पार्लियामेंट में कहा, उसके पार्लियामेंट मेंबर को कहा और थपकियां दी। वो आज लेह वालों से पूछ लीजिए, बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोगों से पूछ लीजिए, करगिल वालों से पूछ लीजिए। तमाशों से, तमाशा करने से सरकारें और मुल्क चलते नहीं हैं। सिंपल सवाल है ये कि यूनियन टेरिटरी के हद अख्तियार में नहीं है डीलिमिट करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप ये भी कहते हैं कि यहाँ चर्चा है, कभी कुछ लोग कहते हैं कि कल अगर असेंबली के चुनाव हो गए और इसी डीलिमिटेशन के दायरे के असल में बहुत सारे खदशात तो नहीं, ये कहा जा रहा है बहुत सारी जगहों पर कि एक एतराज़ जो मोदी सरकार पर है कि ये गैर आइनी तरीके से 370 भी गया, 35 भी गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको पास नहीं किया गया। अगर आने वाले दिनों में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो क्या वो ये फैसले जो पहले उन्होंने लिए हैं उन पर मोहर लगाएंगे कॉन्स्टिट्यूट और असेंबली के जरिए, तो क्या वो फैसले आईनी हो जाएंगे? सर, मैं एक चीज़ बताऊंगा। पहले ये कि इलेक्शंस होंगे, यूनियन टेरिटरी में होंगे, और इलेक्शंस होंगे तो इस डिलिमिटेशन कमीशन के सिफारिशात पर होंगे, ठीक है ना। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाइए, हमने तो चैलेंज किया है डिलिमिटेशन कमीशन को भी, और जिस दायरे के अंदर ये डिलिमिट हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, मैंने ही नहीं, कई और जमातों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने मुल्क से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन थोड़ा सा गिला भी है, देर नहीं होनी चाहिए इंसाफ दिलाने में। तो ये मुझे बताइए, जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही हमने चैलेंज किया है कि यह हमें मंजूर नहीं, उसके बतन से कोई चीज़ पैदा हो जाए, आप कहेंगे कि उसको आप ऑन कर लें, कैसे होगा? कैसे होगा? उसकी जवाजियत है क्या? मैं तो ये मानता नहीं हूं कि ये जो तकसीम हुआ है ना, हमारी जो हिस्टोरिक स्टेट, हमारा चेहरा, हमारा जिस्म आपने तोड़ दिया हमें पूछे बिना। हमसे लद्दाख को अलहदा किया, जो हमें मंजूर नहीं, जो लद्दाखियों को मंजूर नहीं। एक बार पूछ लेते यहाँ के लोगों को भी, वहाँ के लोगों को भी, इलेक्शन करवाते एक साथ, तो असेंबली में फैसला करवाते यहाँ कि भाई यहाँ तो पहले असेंबली थी, एक मुश्तरका 2 जमातों का मिलन भी था, सरकार भी थी, तो आपने यकतरफा तौर पर विड्रा किया सपोर्ट, और उसके बाद जब फिर एक बार बारी आ गई सरकार बनाने की, अल्ताफ साहब ने भी कागज़ लिया, और तो उसी रोज़ फैक्स भी ख़राब हो गया, और उसी दिन जब दूसरा बयान आ गया तो फैक्स ठीक हो गया। ये फैक्स की कहानी भी है यार, ऐसे नहीं। गवर्नर हाउस का फैक्स अगर ख़राब हो जाए तो फिर कैसे चलेगी? नहीं, मैं वही कहता हूँ, ये सवाल नहीं है फैक्स ख़राब होने का, ये इनकी नीयत में खोट है। फैक्स बेचारा आज भी वैसा ही है जैसा कल था। ये नीयत की, ये जो अंदर वाला फैक्स है ना इनका, सरकार चलाने वालों का, उसमें डिफॉल्ट आया है, वो डिफेक्टिव है, नीयत ठीक नहीं है। नहीं तो मुझे ये बताइए यार, या आपने ये जम्मू की बात करते हैं कि हम, और अभी आपने कहा इलेक्शन जीतेंगे, किस नजूमी से पूछकर आप कह रहे हैं कि ये जीतेंगे? मैंने भी नजूमी से बात किया, वो कहते हैं कि बिल्कुल हारेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है
कि जीते कौन हारे कौन वो तो लोग फैसला कर लेंगे, मैं भी नहीं, मेरा नजूमी नहीं, न इनका नजूमी। करनी पर फैसला होगा। अगर इन्होंने अच्छा किया होगा तो लोग वोट देंगे, नहीं किया होगा तो लोग वही कर लेंगे जो अभी वो दूसरी जगहों पर कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये तब भी गलत है ना। अभी डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी क्या कुछ किया, कभी आपने सुना? मसलन डिलिमिटेशन कमीशन, अभी होम मिनिस्टर साहब ने बताया 7 सीटें बढ़ाने का सवाल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। पार्लियामेंट को तोड़फोड़ करने का भी अख्तियार कहाँ से आया? मैं ये कुछ सवाल है यार, इसमें बड़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं। 7 सीटें असेंबली बढ़ाने का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसको मैं मानता नहीं हूँ, जिसके खिलाफ मैंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस एक्ट में भी ये नहीं लिखा है पार्लियामेंट को, आप राजौरी पुंछ को एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ मिलाया जाए। क्यों सजा दे रहे हैं मेरे राजौरी और पुंछ के लोगों को या अनंतनाग के लोगों को? हम एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब पार्लियामेंट का सवाल आता है तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी चाहिए। ये तो खुद डिलिमिटेशन कमीशन कहता है। नहीं, ये भी एक बात बताऊंगा, डिलिमिटेशन कमीशन कहीं पर भी हो, मुल्क के किसी भी कोने में, आज हो कल हो, फंडामेंटली होता है डिलिमिटेशन हर सेंसस के, किसी सेंसस के बाद। सेंसस क्यों? क्योंकि आबादी के तनासुब is the basic structure of any delimitation exercise। ठीक है ना? और एक्ट भी जो डिलिमिटेशन कमीशन का है 2002 का, उसमें भी ये दर्ज है कि अगर कहीं एक्सेसिबिलिटी का, टेरेन का, टोपोग्राफी का सवाल हो, उन चीज़ों को भी ख्याल रखा जाता है कंसिडरेशन में, उनको दूसरे दर्जे पर कंसिडरेशन में रखा जा सकता है, बुनियाद पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ उल्टा है, जब आपको सूट करता है तो आप कंसिडरेशन को पहला नंबर देते हैं, जब आपको वो सूट नहीं करता है तो किसी तीसरे चीज़ को आप कंसिडरेशन। तो क्वेश्चन इज, कुछ क्राइटेरिया रख लीजिए। मुझे तो दुख है इस बात का, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर आंच आने लगी है, शक पैदा होने लगा है, उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होने लगी है। दुख तो मुझे ये है यार, हमारे मुल्क की पहचान तो यही है, जमहूरियत के पिलर्स पार्लियामेंट तो है ही, पार्लियामेंट के अलावा जो बाकी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, अरे उनका तो रुतबा रखो। अगर हर चीज़ अब आपके हाथ में ही रहे, जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर ले, तो उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी, अवाम का एतमाद कमज़ोर होगा इन इंस्टीट्यूशंस पर, मुल्क की वहदत पर भी आंच आने के अंदेशे पैदा होंगे। तारिगामी साहब, ये जो सवालात आप उठा रहे हैं, आप इनके जवाब भी तलाश कर रहे होंगे, तो क्या किसी जानिब से, जिस तरफ आप सवाल उठाते हैं, उस जानिब से इसके कुछ जवाबात आए हैं, कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाबात हैं? नहीं, कोई जवाब नहीं। और मैं तो यही, अब आएगा कोई जवाब तो जनता से ही आएगा। पहले आपने अभी कहा कि अगर बीजेपी आ गई, मैं हैरान हूँ, आप कैसे कहते हैं? आपने भी किसी नजीमी से पूछ कर आए हैं आप मेरा इंटरव्यू लेने? क्या अगर ऐसा होगा? अगर मुझे नज़र नहीं आता है, मैं जम्मू में हूँ इस वक्त, कश्मीर घाटे में रहा, ठीक, कश्मीरी राज करते रहे, ये भी ठीक। अब जम्मू वालों को जब से ये प्रेसिडेंशियल रूल रहा, तब से लेकर आज तक आपके हाथ में ही इक़्तिदार है ना। क्या मिला कठुआ वालों को? कनक मंडी के इस दुकानदार को क्या मिला? मेरे यहाँ के नौजवान जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पीएचडी किया है, उसको क्लास 4 मिलने की उम्मीद थी यहाँ, अब उसको भी हिस्सेदार बना दिया है। कोई कल एसआई बनेगा तो वहाँ मध्य प्रदेश से आएगा, कहीं किसी दूसरी रियासत से आएगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत तंगी है रोज़गार की। दिया क्या आपने जम्मू के डोगरे को? मेरे भाई, मेरा सवाल है ये, मैंने अपने आप को कभी अलहदा नहीं किया। अगर मैं कश्मीरी हूँ
तो मेरा दूसरा जिस्म का हिस्सा डोगरा है। वी कांट बी डिवाइडेड। तो इस वजह से इनको क्यों सजा मिल रही है? हाँ, ये गाँव इधर, ये गाँव उधर करके जोड़ तोड़ करके आप कहेंगे लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमारे लोग समझदार हैं, जम्मू के डोगरे भी समझदार हैं, कश्मीर के भी, राजौरी, पुंछ और इस डोडा, अर्सवाइल डोडा के लोग भी कश्तवाड़ से लेकर समझदार हो रहे हैं, समझ रहे हैं। मत लड़ाओ हमें आपस में, मत लड़ाओ। सरकार से कहता कुछ नहीं दे सकते आप, आपके पास है कुछ नहीं महंगाई के सिवा, आपके पास कुछ नहीं है बेरोजगारी के सिवा, आपके पास कुछ नहीं है मनमानी के सिवा, लेकिन हमें तो मत लड़ाओ यार, मत लड़ाओ गुजर को पहाड़ी के साथ। कुछ देना है ना पहाड़ियों का, उनके साथ नाइंसाफ़ी है या वो अपने आप को गैर मुतमईन महसूस करते हैं, क्यों उनको आप नचाते हैं? करो ना कुछ, कोई फैसला आपके हाथ में। जब आपने 370 को हटाने का फैसला ले लिया और दुनिया दंग रह गई, तो आज ये फैसला करने में देरी क्यों? मेरी एक ही गुजारिश है आखिर में आपके इंटरव्यू के वसातत से, हमें तोड़ो मत, और अगर आप कोशिश भी करोगे तोड़ने की, हमें तोड़ा नहीं जा सकता। सर, एक आखिरी सवाल, आप पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, ये वाइट पेपर लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट कल कह रहे थे कि उन्होंने इसकी बात की है और इसकी नहीं की है, आपने ओबीसी की बात नहीं की है, तो ये ज़रूरत क्यों पेश आई और वाइट पेपर में असल आप पैगाम क्या देना चाहते थे? सिंपल, ये हम नहीं, उन्होंने पहले ही पिछले 3 साल, बल्कि 5 अगस्त से पहले भी, जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, हमने वही जवाब दे दिया। पुराना कश्मीर तो मिटा दिया, जो ये था उसकी निशानदेही हमने की। नया कश्मीर भी जो आपने खदखाल बताए हैं वो ये हैं जहाँ रोज़गार नहीं, जहाँ मनमानी है, जहाँ महंगाई है, जहाँ भेदभाव है, ये हमने बताया वहाँ उसमें। आज भी हम कहते हैं यार इतना क्यों, हम तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में उसको पेश करने जा रहे हैं अगर वक्त मिला। ये चोरी छुपे वाली बात नहीं। हम तो ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट में इस सवाल पर बहस हो, इस वाइट पेपर पर। हमने वाइट पेपर हकाइक की रोशनी में पेश किया, आपके पास हकाइक नहीं है तो झूठ को का सहारा लेकर ही कुछ सफ़ेद किस्म की चीज़ पेश कर लो ना अपनी जनता के सामने। है क्या देने के लिए? ये ओबीसी का जिक्र आपने किया, ये जो कमीशन यहाँ था वो किसने ख़त्म कर दिया? बैकवर्ड कमीशन, ये किसने ख़त्म कर दिया? जो ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ था, ये किसने ख़त्म किया? जो हमारे और कमीशन यहाँ बने थे वुमेन राइट्स के बारे में, औरतों के बारे में भी चर्चा करते हैं, वुमेन राइट्स कमीशन यहाँ था, किसने ख़त्म कर दिया? बहरहाल कुछ लोग कुछ कहें, मुझे वो एतराज़ नहीं। जिनका आपने नाम लिया कहते रहो यार, क्या बात है, डबली बजा दे। दिन के उजाले को आप अंधेरा कहें तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी मेरा ये कहना है, मैं जम्मू के भाइयों से भी बहनों से भी ये कहना चाहूँगा कि सरकारों की गलतियाँ हुई होंगी, हमने कोई जवाजियत पेश नहीं की है वाइट पेपर में। हमने वाइट पेपर पर में जवाजियत ढूंढने की कोशिश की, कहीं जवाजियत है। 370 का खात्मा क्यों? एक हिस्टोरिक स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम क्यों? एक हिस्टोरिक स्टेट को पंचायत घर बनाने के बारे में फैसला क्यों? और जो ये कहा गया कि अब से डेवलपमेंट होगी, हमने वो डेवलपमेंट ढूंढने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट की ढूंढने की कोशिश की। हमने ये इन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। सर, अगर आपके पास जवाब नहीं है, मैं यही कहूँगा बीजेपी के लीडरशिप से, नाराज़ ना होना, बल्कि आईना है,
आईना में हमारा चेहरा भी सामने रखिए और अपना चेहरा भी, करनी का चेहरा। और यही हम कह रहे हैं कि आपने एक सवाल किया कि अगर असेंबली बन जाए, कौन सी असेंबली बन जाए? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो असेंबली बनेगी वो ऑलरेडी चैलेंज्ड है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो पहले ही उसको चैलेंज किया गया है। सिर्फ मैंने नहीं बल्कि कई और लोगों ने, कई और जमातों ने, जम्मू कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर से बाहर भी। मजाज नहीं है वो असेंबली कोई जो एक बड़ा गलत किया होगा सरकार ने आइन के दायरे से बाहर, उसके बारे में उस असेंबली को जवाज नहीं, वो मजाज नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो और उस पर मोहर लगाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं, ऐसा आज से आने वाले वक्त में भी होगा नहीं। दिन के उजाले को अगर रात कहें तो वो तारेगामी साहब मानने को तैयार नहीं। वाइट पेपर में जो सवालात उठाए गए हैं उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि रियासत कैसे बदली, रियासत की शक्ल कैसे बदली, रियासत कैसे टूटी, रियासत कैसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुई, और एक रियासत को आपने पंचायत घर बनाने की जो कोशिश की वो कितना उसमें जवाज़ है, कितनी वो रेलिवेंट है। ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत से सवालात इस इंटरव्यू में तारेगामी साहब ने उठाए हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इन सवालात के जवाबात वो लोग देंगे जिनसे तारेगामी साहब ये सवाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।